आप देख रहे हैं न्यूज बीट बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ख़वातीन और हज़रात, आज की एक बहुत बड़ी अहम खबर कराची के हवाले से है। पहले तो हम ये सुन रहे थे कि पाकिस्तान की तीनों सियासी जमातों में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में इत्तफाक हो गया है कि अब इकट्ठे एक पेज पे बैठेंगे और एक रोड मैप बनाएंगे कराची को कैसे बचाना है या कराची की तरक्की कैसे होनी चाहिए उसके हवाले से। और हमने ये भी सुना था कि एक कमेटी बाकायदा तौर पर तश्कील दे दी गई है जिसको हेड करेंगे सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब, और इस कमेटी के जो मेंबर्स होंगे वफाक की तरफ से वो असद उमर होंगे, अली जैदी होंगे और अमीनुल हक साहब होंगे। अमीनुल हक साहब जिनका ताल्लुक एमक्यूएम से, और सूबे से नासिर शाह साहब और सईद गनी साहब इस कमेटी में शामिल होंगे। लेकिन थोड़ी देर पहले नासिर शाह साहब का बयान कमेटी के हवाले से आया जिसमें उन्होंने कमेटी की तश्कील की तरदीद की है। इसके ऊपर पहला इशू तो ये है, लेकिन मैं आपको याद कराता हूँ कि एक साल पहले भी फरोग नसीम साहब कराची के हवाले से क्या कहते थे, सुनिए। आज नहीं तो कल आर्टिकल 149 है कॉन्स्टिट्यूशन का, स्पेशली सब आर्टिकल 4 है आर्टिकल 149 का, जो विफाक को इजाज़त देता है कि कहीं भी सूबे में अगर इस किस्म की लॉ एंड ऑर्डर या इकोनॉमी के इश्यूज हों तो वो इंटरफियर कर सकता है, डायरेक्शंस दे सकता है और हर किस्म के अमल और ऑर्डर्स पास कर सकता है। आज नहीं तो कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये एक बड़ा फैसला करना पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी की जो सिंध गवर्नमेंट है जिस तरह वो चल रही है, जिस तरह एक मुतासिब और एंटी कराची और एंटी अर्बन सिंध उसने एक स्टैंड रखा हुआ है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है पीपल्स पार्टी वालों ने कि ये 149 के अलावा इसका और कोई क्योर नहीं है। वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ एक साल पहले से ये है कि ये एंटी कराची एक स्ट्रेटजी है जिसके तहत सूबाई हुकूमत चला रही है कराची को। और ये 2019 की फुटेज मैं आपको दिखा रहा था फरोग नसीम साहब की, जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कल जो कहा था कि वफाक चाहता है सिंध को अपनी कॉलोनी बना ले और सिंध के लोगों पर हुक्मरानी करे और हमें अपना गुलाम बना ले, उनका वो मौक़िफ़ है। इस हवाले से बात करेंगे कि जब इतना ज़्यादा सियासी इख्तलाफ दोनों पार्टियों में मौजूद है तो क्या कराची के अवाम के लिए जिनका मसला कचरा है, जिनका मसला सेवरेज है, जिनका मसला पीने का साफ पानी है, अदरवाइज भी पानी की कमी होती है कराची में, जिनका मसला नाजायज तजावजात हैं, चाइना कटिंग है, लैंड माफिया, ट्रांसपोर्टेशन है, लॉ एंड ऑर्डर, अभी स्ट्रीट क्राइम बहुत बड़ा मसला है। अल्लाह का शुक्र है वो टाइम तो चला गया जब कराची में टारगेट किलिंग होती थी। बत्ताखोरी अभी भी किसी हद तक है, लेकिन यह है कि उस लेवल पे नहीं है जिस तरह से पहले होती थी, उस तरह से दहशतगर्दी नहीं है। लोड शेडिंग अभी भी मसला है, बिजली का मसला है और आबादी एक बहुत बड़ा मसला है कराची का। तो ये जो कराची के अवाम के मसाइल हैं, अपने अपने सियासी इख्तलाफात को पसे पुश डाल के क्या ये पार्टियां इकट्ठी हो जाएंगी? क्या ये कराची के अवाम के लिए कोई रोड मैप बना लेंगी? क्या ये कराची के अवाम के लिए कमेटी में इकट्ठे बैठ जाएंगे? पहले इन्होंने कहा बैठेंगे, अब कहते हैं कि नहीं जी, ये पीपल्स पार्टी ने कह दिया कि नहीं जी कमेटी तो बनी नहीं है, तो होगा क्या? इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, सेनेटर शिबली फराज हमारे वफाकी वजीर इत्तलात, उनका एक बड़ा जबरदस्त दिलचस्प ट्वीट है, आपसे शेयर करना चाहता हूँ और उससे पता चलता है कि क्लैरिटी ऑफ विजन बड़ी चीज होती है। क्या फरमाते हैं जी सेनेटर साहब, ये दिखाइएगा स्क्रीन पे। वजीर आजम इमरान खान 2 साल में अब तक गरीब अवाम के 2344 अरब रुपए अपनी हिकमत अमली और कोशिश से बचा चुके हैं। ये रकम पाकिस्तान के 3 साल के डेवलपमेंट बजट से भी ज्यादा है। उन्होंने कह दिया जी 2344 अरब रुपए वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तान के गरीब अवाम के बचा दिए हैं। और उसकी तफसील कुछ इस तरह से बताई है कि रेकोडिक में 7 अरब डॉलर बचा दिए हैं जो पाकिस्तानी 1100 अरब डॉलर बनते हैं। कारके में जो टर्की के साथ डिस्प्यूट था 1.5 अरब डॉलर बचा दिए हैं। GIDC में 400 अरब बचा दिए हैं और IPPs में 604 अरब बचा दिए हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि क्लैरिटी ऑफ थॉट बड़ी चीज़ होती है, तो आप ज़रूर अपनी पार्टी को प्रोजेक्ट करें, आप ज़रूर अपना मंशूर अवाम के सामने रखें और अपनी कारकर्दगी भी बताएं, लेकिन अवाम को मिसगाइड ना करें, अवाम से झूठ ना बोलें। क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि रेकोडिक में 7 अरब डॉलर बचा दिए हैं, रेकोडिक का जो हमारे खिलाफ अवार्ड हुआ था उसके ऊपर इसमें कोई शक नहीं है कि नवंबर 2019 में हुकूमत पाकिस्तान ने स्टे ले लिया, लेकिन अभी वो सस्पेंडेड है, उसके ऊपर स्टे है, लेकिन वो अवार्ड ख़त्म नहीं हुआ है। आप अगर ये पहली बात तो 7 अरब डॉलर का अवार्ड नहीं था, ओरिजिनल अमाउंट उसकी 4.087 अरब डॉलर थी और इंटरेस्ट डाल के और लीगल कॉस्ट डाल के ये तकरीबन 6 अरब डॉलर पे चला जाता था। तो 1 अरब डॉलर का इजाफा शिबली फराज साहब आपने अपनी तरफ से खुद कर दिया है, इसको ज़रा करेक्ट कर लें। दूसरी बात ये है कि जो 6 अरब डॉलर था ये अभी बचे नहीं है, अभी बचाने हैं और जब बचाएंगे फिर अवाम को बताएं। दूसरा आपने बात की GIDC की, मुझे याद है कि मैंने इस प्रोग्राम में PTI के लोगों को इंटरव्यू किया
जब पीटीआई जीआईडीसी में से तकरीबन मेरा ख्याल है 50% माफ कर रही थी इन कंपनियों को, और ये आर्ग्यूमेंट देते थे कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर हमारे खिलाफ फैसला दे दिया तो फिर हमें पूरे पैसे जो है वो नहीं मिलेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बचाए हैं ये पैसे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 400 अरब रुपए की वसूली करें आप इन कंपनियों से, क्योंकि अवाम की जेबों से पैसा तो पहले ही निकल चुका है टैक्स की मद में, तो अब इन कंपनियों को हुकूमत को पे करना चाहिए। तो इसका क्रेडिट आपने, मेरे पास बहुत सारे क्लिप्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, MNAs के, सेनेटर्स के, जिसमें वो ये जो डील हो रही थी कंपनियों के साथ इसको डिफेंड करते थे, तो इसका क्रेडिट भी ना ले। आखिरी तीसरी चीज IPPs के हवाले से अभी इसकी भी डिटेल मैं आपके सामने रखूंगा कि जो आप कहते हैं कि हमने बचा लिए हैं 604 अरब रुपए, अभी तो 6 महीने बाद मुआहदा होना है। अभी तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है और 6 महीने बाद मुआहदा होगा, फिर उस मुआहदे की इंप्लीमेंटेशन होगी, फिर उसके बाद पता चलेगा कि पैसे बचते हैं नहीं बचते हैं। हाँ, आपने डायरेक्शन एक ठीक ली है कि आप कह रहे हैं कि जी अब डॉलर्स में पेमेंट नहीं होगी, और दूसरा आप कह रहे हैं कि जी अपना कैपेसिटी चार्जेस के हवाले से पेमेंट नहीं होगी। लेकिन ये मैं पढ़ के बताऊंगा थोड़ी देर में कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में लिखा हुआ है कि 6 महीने का टाइम है, 6 महीने बाद मुआहदा होगा। तो इसको भी आप देख लें, ज़रा रिकन्सिडर कर लें, क्योंकि ये पहले बचाएं फिर बताएं। और आखिरी चीज़, कार के 1.5 अरब डॉलर, ये बात ठीक है। कारके में इमरान खान साहब ने जो रजब तैयब उर्दगान साहब के साथ उनके ताल्लुकात थे, उसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने 1.2 बिलियन डॉलर जो सही अमाउंट है वो बचाए हैं। तो बाकी तीनों फिगर्स जो हैं उनको ज़रा रिविजिट कर लें। और आखिरी चीज़ बिफोर आई लीव फॉर अ ब्रेक एंड इंट्रोड्यूस माई गेस्ट्स, क्योंकि क्लैरिटी ऑफ विजन बड़ी चीज़ है। शहबाज गिल साहब का मैं एक ट्वीट देख रहा था, उन्होंने लिखा जी ये भी दिखाएगा, मुलाहिजा फरमाएं, ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट के पहले दिखाइएगा कुछ मनाजिर, वो ऊपर से सीलिंग जो गिर रही है, ये दिखाइएगा मनाजिर इस्लामाबाद एयरपोर्ट के। ये आज सारा दिन मीडिया पे चलते रहे। ये बारिश हुई है और इस्लामाबाद एयरपोर्ट की सीलिंग गिर रही है, और अफसोस की बात है क्योंकि नया एयरपोर्ट है और अच्छा बना है और होना चाहिए था, लेकिन ये तो नहीं कि इस तरह से सीलिंग गिरना शुरू हो जाए बारिश की वजह से। तो इस पर शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया कि मुलाहिजा फरमाएं, ये है न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट, जिसका ठेकेदार मोहतरमा मरियम सफदर का समदी था। हर बारिश में ये इमारत किसी न किसी जगह से भरना शुरू हो जाती है। अगर इनसे कोई इदारा सवाल करेगा तो जत्था लेकर उस पर हमलावर हो जाएंगे। आखिर रिश्तेदारों का इतना हक तो बनता है। तो वो कह रहे हैं कि ये एयरपोर्ट के ठेकेदार चौधरी मुनीर की तरफ इशारा है कि वो मरियम नवाज के समदी थे। लेकिन मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट का एक पैराग्राफ दिखा देता हूँ और उसके बाद शहबाज गिल साहब पे छोड़ देते हैं। इसमें लिखते हैं जी, सुप्रीम कोर्ट ये दिखाइएगा, इन लाइट वेयर ऑफ वी डू नॉट इंटेंड टू फर्दर प्रोसीड विद द मैटर व्हिच इज hereby disposed of, we would like to clarify that in this case a lot of publicity has been given to the false statement that the airport has been constructed by one Chaudhry Munir, who is a close relative of the ex-Prime Minister. We have been apprised that he, bracket Chaudhry Munir, has nothing to do with the construction of the airport, rather has only constructed the runway regarding which there has been no complaint. तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में लिख रही है कि जी चौधरी मुनीर ने बिल्डिंग तो बनाई नहीं थी, उसने तो सिर्फ रनवे बनाया था, तो बिल्डिंग का ठेका चौधरी मुनीर के पास था नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट लिख रही है। तो जब सुप्रीम कोर्ट मुझे ये बता रही है तो गिल साहब मैं आपकी बात कैसे मानूं? तो इस वजह से आप ज़रूर सियासत करें, लेकिन प्लीज़ लोगों को मिस इन्फॉर्म ना करें। और ये है कि अपनी जो सियासत का महवर है, डायरेक्शन है, वो पाकिस्तान के अवाम को रखें। और मुखालफों को अगर आप ये सोचें कि जी इनको किसी ना किसी तरीके से आपने क्रिटिसाइज़ करना है, तो जारी बात है उससे फिर हमारी तरक्की तो नहीं होगी। तरक्की तो तभी होगी जब अवाम के मसाइल हल होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ कराऊंगा आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू न्यूज़ बीट। मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ कराता हूँ। फ़ारूक सलीम साहब माशी तज्ज़ियाकार हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। सईद काजी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार, आपका भी बहुत शुक्रिया। मज़हर अब्बास साहब सीनियर तज्ज़ियाकार जर्नलिस्ट, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और वज़ीर इत्तलात व बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह साहब भी हमारे साथ हैं। शाह साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। थोड़ी देर पहले आपने ये जो डेवलपमेंट हो रही थी कराची के हवाले से, इसके बारे में क्या फरमाया, मैं ये दिखा दूँ फिर आपसे सवाल पूछता हूँ। देखिए, जो मीटिंग हुई है और जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब और हम लोग भी थे और फेडरल मिनिस्टर भी थे, और जिसमें चेयरमैन NDA में लेफ्टिनेंट जनरल अफजल भी थे, तो उसमें जो इश्यूज हैं
उनको हल करने के लिए और जो फैसिलिटेट करना है, फेडरल गवर्नमेंट ने हमें मुख्तलिफ जगहों पे जब बॉटल नेक्स आते हैं उसके लिए ये मीटिंग्स हुई हैं और कराची की बेहतरी के लिए, हमारे पूरे सूबे की बेहतरी के लिए सिंध गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। शाह साहब, ये मीटिंग्स के नतीजे में पहले तो हमने सुना कि कमेटी बन गई है जिसको सीएम सिंध हेड करेंगे। अब आपका बयान आया थोड़ी देर पहले कि जी कमेटी की हम तरदीद करते हैं, तो बता दें क्या सूरत हाल है, कमेटी बनी है नहीं बनी है, और अगर कमेटी पे भी इख्तलाफ है तो फिर कराची पे कैसे इत्तफाक होगा कि इसको कैसे ठीक करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, आपको भी और तमाम दोस्तों को भी। देखिए, मेरा कहने का मकसद ये है कि अभी कोई भी कमेटी जो है वो नहीं बनी है। अच्छा। और सिर्फ मीटिंग्स हुई हैं अपनी जगह पे, जो कराची के इश्यूज हैं उन पर डिस्कस हुआ है कि उनको कैसे हल करना है। एक तो जिसमें एनडीए में का मसला था वो रखा गया कि उनको साथ रखा जाएगा, जैसे नालों की और उसमें सारा सिलसिला हुआ था उस लिहाज से। तो ये है सर इश्यूज, और उसको मुख्तलिफ आ गई बातें कि जी ये कमेटी बना दी गई और जिसमें अब सारा कुछ तो कमेटी बनी नहीं है। नहीं सर, नहीं अभी तो ये मीडिया पे तो नाम भी चल गए कि कमेटी को सीएम सिंध हेड करेंगे वफाक से असद उमर साहब, अली जैदी साहब, अमीनुल हक साहब, सूबे से आप होंगे, सईद गनी साहब होंगे। ये गलत खबर मीडिया पे चल रही थी। देखिए, ये इस तरह की इस वक्त कोई जो कमेटी है नहीं बनाई गई, ना ही उसके कोई टीओआर बने हैं, ना ही कोई इसका सिलसिला है। हमारी आपस में मीटिंग्स हुई हैं कि जो यहाँ के इश्यूज हैं, जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा, और वैसे भी हमारे यहाँ मुख्तलिफ इदारे हैं। अगर सिर्फ आप कराची की बात कर लें, जो शहरी इलाका है, तो वहाँ पे केएमसी के साथ साथ डीएचए है, कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, केपीटी है, रेलवे का इशू कहीं पे आ जाता है, तो वहाँ पे अगर कोई काम कर रहे हैं तो मुख्तलिफ हर्डल्स आ जाते हैं। तो ये इस तरह की अगर आपस में हमारी मशावरत होगी, एक दूसरे से बात होगी, और जिस तरह पहले आपने देखा है नहीं, तो आप कह रहे हैं कि कमेटी भी नहीं बनी है, टीओआरस भी उस कमेटी, अब अगर कमेटी नहीं बने तो हम टीओआरस की भी क्या बात करें इस वक्त, तो फिर कराची का मसला हल कैसे होगा? फिर इत्तफाक राय किस बात पे हुआ आप लोगों का? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि ये अभी तो हमारी इनिशियली ये मीटिंग्स हो रही हैं, ये जिस तरह का तासुर आया गया कि जी एक कमेटी बना दी गई और बस वही अब हेड करेगी सिंध गवर्नमेंट का, उसमें किसी किस्म का कोई मतलब, आपने तो सीएम साहब की बात कर दी ना कि सीएम साहब हेड होंगे, लेकिन मुख्तलिफ मीडिया में इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि जिसमें रोल ही नजर नहीं आ रहा था। अच्छा, सीएम सिंध का, यानी कि बदएतमादी है, बदएतमादी। आपको लगता है कि ये अगर कमेटी बनती है तो फिर ये आर्टिकल 149 को इन्वोक करने वाली बात हो जाएगी, जिस तरह से फरोग नसीम साहब कहते हैं जी वफाक जो है वो कराची का कंट्रोल ले सकता है आर्टिकल 149 के तहत? आपको अर्ज करूं, फरोग नसीम साहब मेरे लिए बड़े मोहतरम है और बड़े माहिर कानूनदां है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इन ये जो भी आर्टिकल्स हैं इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि वफाक आके यहाँ पे ले लेगा हर चीज। वफाक हमें कुछ काम कह सकता है जिसको फिर सिंध गवर्नमेंट ने वो करना है। ये मुख्तलिफ तजाद है ना सोच में। अगर फरूक नसीम साहब की सोच ये है तो ये तो जाहिर है बड़ी माजरत के साथ कि वो उनकी गलत सोच है और कानून की भी अक्कासी नहीं करती। इस जो आर्टिकल है इसके तहत फेडरल गवर्नमेंट हमें कोई डायरेक्शन दे सकती है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि यहाँ की इंक्रोच कर लेगी आके। और अगर अच्छा आप ये तो मानते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट आपको डायरेक्शन दे सकती है इस आर्टिकल के तहत, लेकिन क्या वो डायरेक्शन मानना आपके लिए मैंडेटरी होगा या आपका सवाबदीद होगा? इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, उस पर हम तो ये समझते हैं कि उसमें हमारी सवाबदीद होगी। फरूक नसीम साहब समझेंगे कि मैंडेटरी होगा। ये तो फिर एक बहस कानूनी आएगी। मैं कानून का तालिब इल्म नहीं हूँ, ये तो मैं फिर अपने मुर्जा वहाब आप समझते हैं कि सवाबदीद होगा ज्यादा डाले। लेकिन मैं सिर्फ एक वजाहत कर दूं बैरिस्टर साहब कि यहाँ के इश्यूज को हल करना है और इसमें हमें वैसे टेबल पे किसी के साथ भी बैठने में कोई हर्ज नहीं, इसमें कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। लेकिन एक चीज की वजाहत जरूरी है कि यहाँ पे जो काम भी होंगे और हम बेहतरी के लिए करेंगे वो सिर्फ गवर्नमेंट ही करेगी और चीफ मिनिस्टर साहब ही के उस पे होंगे
और इसमें हमें कोई भी सपोर्ट करता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक मिनट बैरिस्टर जी 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 फरमाइए। आपने सिर्फ बात की कि वुज़रा की बात कर दी, वफाकी वुज़रा साहिबान की, या पीटीआई की बात की, एमक्यूएम की बात की, यहाँ पे और स्टेक होल्डर्स भी हैं। हम तो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं ताकि सबकी उसमें हमारे साथ मशावरत भी हो, मफाहमत भी हो, ताकि कराची की बेहतरी में कोई रुकावट ना आए। तो हम तो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मजहर अब्बास साहब आपकी तरफ आता हूँ, आपका ताल्लुक कराची से, कराची के मामलात पे आपकी बड़ी गहरी नज़र है। तो आज सारा दिन तो मीडिया पे खबर चलती रही है कि 3 बड़ी पार्टियों का इत्तेफाक हो गया कराची के मसाइल हल करने के हवाले से, एक रोड मैप बनाया जाएगा, एक हिकमत अमली बनाई जाएगी। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं नासिर शाह साहब कि कोई कमेटी के ऊपर इत्तेफाक नहीं हुआ, और दूसरा फिर एक बदएतमादी की फ़िज़ा जो है कि जैसे वो समझ रहे हैं कि जी वफाक आर्टिकल 149 को एक्सरसाइज करेगा और हमारे पास यहाँ पे इख्तियार है सूबाई हुकूमत के पास। आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल है, ये हो जाएगा? शुक्रिया इरशाद। देखिए, सबसे पहले तो हमें खुद अपने तई एज ए रिपोर्टर, एज ए जर्नलिस्ट सोचना चाहिए कि हम जो ये खबरें चला रहे हैं तो ये कहाँ से खबर आई है। हम में से किसी ने इसका जवाब नहीं दिया कि अगर ये खबर लीक हुई है तो कहाँ से हुई है, कुछ इस हवाले से कोई फैसला हुआ है। इसलिए कि ऑफिशियली कहीं से कुछ नहीं कहा जा रहा। ना फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई बात आई है कि जी ये कमेटी बना दी गई है। ये ज़राए से हम खबरें कल से चला रहे हैं, आज पूरा दिन हम ये चला रहे हैं, हम नाम भी चला रहे हैं, हम ये भी चला रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर उसके कप्तान होंगे। लेकिन ना पीटीआई इसको कंफर्म कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट कंफर्म कर रही है, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट कंफर्म कर रही है। तो मेरा ख्याल है एक तो हमें भी सेल्फ असेसमेंट की ज़रूरत है। दूसरा, देखें, मेरे लिहाज से कराची अनमैनेजेबल है। मैं इसे कई मरतबा लिख भी चुका हूँ, कह भी चुका हूँ, और उसकी बड़ी बुनियादी वजूहात हैं। जब तक कराची में निफाक का चश्मा उतार के इत्तेफाक का चश्मा हम लोग नहीं पहनेंगे तो कराची के बारे में इत्तेफाक राय नहीं बनेगा। और ना बहुत सी लोग ऐसे हैं कि जो नहीं बनने देना चाहते, इसलिए कि ये गोल्ड माइन है, जिसका कब्जा हो जाए वो मज़े लूट के चला जाता है कराची के। इसलिए कराची जो है वो 60-70% रेवेन्यू देता रहता है। कराची पे कोई स्पेंड करने को तैयार नहीं है। कराची की ज़मीनें बेच दी गई हैं, कराची के पार्क्स बेच दिए गए हैं, कराची के प्लेग्राउंड बेच दिए गए हैं, और ये ओवर द ईयर्स हुआ है। अब आप इसे किसी एडहॉकिज्म के ज़रिए नहीं हो सकता। कराची के 512 के करीब कोई छोटे नाले हैं, 4-5 बड़े नाले हैं, उनको आप साफ भी कर लेंगे तो दोबारा कचरा आ जाएगा। इसलिए कि यहाँ कचरा जमा करने वाली फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं। जब हम बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करेंगे, बगैर किसी प्लानिंग के करेंगे, तो फिर जाहिर है कहीं ना कहीं तो कचरा गिरेगा। और कराची में देखिए, कराची में अब अक्सर ये बात की जाती है कि पानी का मसला, कराची में पानी का मसला नहीं है। कराची में पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है। अगर कराची में पानी का मसला होता तो वाटर बोर्ड के टैंकर्स नहीं चल रहे होते, डीएचए के टैंकर्स नहीं चल रहे होते, कैंटोनमेंट के टैंकर्स नहीं चल रहे होते। यहाँ वाटर बोर्ड के जो लोग हैं उनके अपने प्राइवेट टैंकर्स चलते हैं। तो कराची में पानी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये बहुत बड़ी, मैंने कहा ना कि मल्टीपल माफिया का शहर है ये। इसमें आपको हर तरह की माफिया मिल जाएगी, फुटपाथ पे पार्किंग लॉट से लेके बड़े बड़े प्लाजास तक। तो अब ये जब कमेटी, चाहे आपने, मेरा ख्याल है, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है कि मुलाकात हुई है, मशावरत हुई है, कमेटी के हवाले से कुछ इनिशियल बातचीत हुई है, लेकिन अभी कोई उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस डिसाइड नहीं हुआ। और वही सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या हमने सिर्फ एडहॉकिज्म के जरिए कराची को साफ सुथरा रखना है या कराची को वाकई एक प्लान सिटी बनाना है। अगर प्लान सिटी आपने बनाना है तो आपको 2013 के एक्ट में तरमीम करनी पड़ेगी। आपको ये मल्टीपल सिविक एजेंसीज या तो अंडर वन अम्ब्रेला लानी पड़ेगी, और या फिर आपने फैसला करना पड़ेगा कि आप डायरेक्ट मेयर का इलेक्शन कराएं या डायरेक्ट मेयर का इलेक्शन ना कराएं। अब ये लोकल बॉडीज तो खत्म हो रही हैं 28 अगस्त को, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर जी बिल्कुल खत्म हो रही है। मुझे इजाजत दीजिएगा मजहर अब्बास साहब, I'll come back to you। सईद काजी साहब आपकी तरफ आता हूँ, मुझे फरमाइएगा जिस तरह से मजहर अब्बास साहब ने अभी कहा कि ये लोकल बॉडीज खत्म हो रही हैं और मेयर कराची की मुद्दत भी खत्म होने के, जिनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये भी कहा उनको कि जी आप कराची की जान छोड़ें।
तो एक खबर ये भी आ रही थी कि एडमिनिस्ट्रेटर शायद कोई तैनात कर दिया जाएगा कराची का तमाम पार्टियों की इत्तफाक राय से। तो आपको लगता है ये मुमकिन हो सकेगा कि तमाम पार्टियों के इत्तफाक राय से एडमिनिस्ट्रेटर तैनात हो जाए? और दूसरी बात, जैसे मज़हर साहब ने कहा कि उनकी राय में कराची इस वक्त अनमैनेजेबल है, तो आप भी समझते हैं कि अनमैनेजेबल है और फिलहाल वफाक में और सूबे में जो हुकूमत कर रहे हैं लोग, उनके बस की बात है या नहीं है? देखें, मैं पार्शली समझता हूँ इनसे तो बिल्कुल अनमैनेजेबल है। जो इसके ऊपर बैठे हुए हैं, जो 3 स्टेक होल्डर्स हम समझते हैं, ये तो अनमैनेजेबल ही है, इन तीनों से तो नहीं होगा। और एक स्टेट ऑफ इनर्शिया है जो बिल्कुल कंटिन्यू करेगा। मगर ज़रा बुनियाद पे आते हैं, असल मसला क्या है। मैं भी चीफ जस्टिस साहब की बात को दोबारा दोहराता हूँ। उन्होंने कहा था ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिकली पब्लिक क्रिमिनल पॉलिटिक्स होती है, क्रिमिनल्स जो है वो पार्टनरशिप होती है। यहाँ पे जो इन्होंने मलफूफ अंदाज में खूबसूरत बात की मज़हर अब्बास साहब ने, अरे भाई यहाँ पे आपके रियल एस्टेट बैरन्स हैं, वो प्लानिंग करते हैं आपकी शहर की। न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट के तहत जो आपने मनसूबाबंदी को देश निकाला दे के इन प्रॉफिटियर्स को और माफियाज के हवाले मैशत की थी, और फिर आपने अनइवन डेवलपमेंट की जो रूरल एरियाज में, अभी कराची में परसों डान की रिपोर्ट है कि जनाब 75% लोग इनफॉर्मल सेटलमेंट में रहते हैं, और उसके साथ जो है 25% लोग हैं जो एक हेक्टर में तकरीबन 80 रहते हैं, जो कि असल मालिक हैं इसके, और रूलिंग एलीट है आपकी। आपने जिस तरह की जो एक डिवीजन कर दी है शहर की, ठीक कैसे करेंगे? प्लानिंग को आपने ख़त्म कर दिया। ये प्लान्ड इकॉनमी नहीं है, इट इज़ अनार्किक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ आपकी न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं, जो दुनिया में अमेरिका से लेके अफ्रीका तक हर जगह पिट गया और जूते खा रहा है, मगर हम उसी पे जा रहे हैं। सवाल ये है कि जिस वक्त तक अभी इतना बड़ा चंक ऑफ लैंड इस गवर्नमेंट ने किसको दिया, मुझे बताएं। ये जो वो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया, हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं, अब हम कहाँ जाएं, ये मुझे बताएं। ये 2000 जो एकड़ लैंड थी, ये आपकी जो स्टील मिल है, ये सिंध की रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पूछे ये किधर गई। अभी वो लिटिगेशन में है, इंशाअल्लाह ताला 2-4 सदियां लिटिगेशन में रहेगा और फिर हम भूल भुला जाएंगे। सवाल ये है, ये कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं करेंगे। कब्जे की सियासत है, कब्जे की नफसियात है, सियासत के अंदर जुर्म घुसाया है, और उस जुर्म को हमने एतबार दे दिया है इस माशी निज़ाम का जो इतना भ्यूदा है, जिसने कोरोना से लाखों लोग अमेरिका में मार दिए। तो ये है, जिस वक्त तक आप यू डोंट पुट दीज पीपल आउट ऑफ बिजनेस, जो यहाँ रियल एस्टेट के बैरन है, चाइना कटिंग के जो तख्लीक कुनिंदगान है, पार्कों को जो बेचते रहे हैं, यहाँ पे पानी चोरी करके बेचते हैं और सरकारी लोग पैसे खाते रहे हैं। मज़हर अब्बास साहब से बेहतर कौन जाता है, हमारे लीडर भी हैं सहाफ़त में। ये है, मैं ये कह रहा हूँ, ये टिंकरिंग ना करें। ये कमेटी ये बैठेंगे बीच में, कभी नहीं बैठेंगे हजूर। ये कब्जे हैं, यहाँ पर कब्जे हो चुके हैं, और वहाँ कराची के मेहनतकश लोग जिस अंदाज की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा दौलत पैदा करने वाले मेहनतकश, वहाँ पे पाकिस्तान के मेहनतकशों का सबसे बड़ा शहर है, जिनकी ज़िंदगी आपने अजीरन कर रखी है। इसलिए कि आपने हाउसिंग की पॉलिसी पहले क्या थी, सेकंड जो मंसूबा था आपका, उसमें खैराबाद कह के आपने मनशे बमों को दे दिया टाउन प्लानिंग। क्यों नहीं हम खुल के बात करते? किनके पास है? खूबसूरत से जजीरे बनते हैं, और उस खूबसूरत से जजीरा एक हाउसिंग सोसाइटी के इर्द गिर्द जो है एक बहुत बड़ा सी ऑफ इनफॉर्मल सेटलमेंट्स, कच्ची आबादियों की सूरत में बनता है। वहाँ से कैसे गंद निकलेगा? तो हजूर, पहले ये गंद आपको अपने इस निज़ाम से निकालना पड़ेगा, जो सियासी तहरीकों ने निकालना था। मगर अफसोस की बात है कि सियासी तहरीकें मुलाजम हो गई और इनसे महलों की सूरत में तोहफे लेती रहीं। ये जो आपके जो ड्रग बैरन, ये जो आपके ये रियल एस्टेट बैरन्स थे, यहाँ प्रॉब्लम्स है। दे आर द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, हाउ कैन दे ऑफर सॉल्यूशन? बैरिस्टर साहब, ओके, बिफोर मुझे इजाज़त दें, बिफोर आई प्रोसीड ऑन टू फ़ारूक सलीम साहब, मैं एक चीज़ कहता चलूँ यहाँ पर कि अली जैदी साहब का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि सब्र का फल मीठा, और कराची के अवाम को अब मीठा फल मिलेगा। तो एक तरफ तो वफाकी हुकूमत के तर्जुमान यानी कि वज़ीर जो हैं वो ये कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रज़ा रबानी साहब ने कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मीटिंग हुई थी, उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, ये सुनिए। कराची की एडमिनिस्ट्रेटिव और मसाइल की ओनरशिप पीपल्स पार्टी की है, उसको हम हल करेंगे, और कराची सिंध का हिस्सा है, सिंध का हिस्सा रहेगा। ये एक बहुत पुरानी साजिश रही है कि कराची को सिंध से अलग किया जाए ताकि उसका रेवेन्यू जो है वो इस्लामाबाद इस्तेमाल कर सके।
ये ख्वाब पूरा नहीं होगा। सिंध के अवाम इसको पूरा होने नहीं देंगे। तो यहाँ पर तो हमें लगता है कि इख्तियार और दौलत की तकसीम की लड़ाई है दो सियासी जमातों में और उनके लीडरान में, और कराची के अवाम के जो असल मसाइल हैं जिनकी तरफ मज़हर अब्बास साहब भी इशारा कर रहे थे और सईद काजी साहब भी इशारा कर रहे थे, और मैंने भी शुरू में बात की कि जो कचरे का मसला है, सीवरेज का मसला है, पीने का पानी का मसला है, या फिर चाइना कटिंग का, तजावुज़ात का, ट्रांसपोर्टेशन का, कराची की बढ़ती हुई आबादी का, इतना ज़बरदस्त शहर है कि इतना रेवेन्यू जनरेट करता है पाकिस्तान के लिए, लेकिन उसके बावजूद जब बारिश का एक स्पेल आता है उसके बाद उसकी जो हालत होती है वो हम आपको ऑलरेडी दिखा चुके हुए हैं, और उसके हवाले से मुझे दोबारा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, पहले वो आपस में इत्मीनान की फिजा पैदा कर लें और इन चीज़ों से मुबर्रा हो जाएं, तो उसके बाद शायद फिर अवाम के हवाले से कुछ सोचा जा सके। फ़ारूक सलीम साहब, आपकी तरफ आता हूं। कल हमने प्रोग्राम में डिस्कशन की जी IPPs के हवाले से कि गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि जी IPPs के हवाले से अब हमने मुआहदों को रीनिगोशिएट कर दिया और लोकल जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको पेमेंट अब रुपए में होगी, डॉलर्स में नहीं होगी। पहली चीज़। दूसरा, उन्होंने कहा जी कि कैपेसिटी चार्जेस के मुताबिक पेमेंट नहीं होगी, और शिबली फराज साहब का ट्वीट का हवाला भी मैं शुरू में दे चुका जिसमें उन्होंने कहा कि 604 अरब रुपए हमने बचा लिए हैं, ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि हमने बचा लिए हैं। सदाकत अली वाइस साहब कल मेरे शो में थे, उन्होंने कहा था कि 700 अरब रुपए बचेंगे। आपका एक ट्वीट मेरी नज़र से गुजरा जिसमें आपने इन चीज़ों की नफी की है जो गवर्नमेंट का स्टांस है, जरा बताइएगा प्लीज आपका क्या मौक़िफ़ है इसके हवाले से। बैरिस्टर साहब, पहली बात तो ये है कि ये इस स्टेज पे एक MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एग्रीमेंट नहीं है। ये मुआहदा नहीं हुआ, ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। और अगर आप तारीख देखें तो साल के कोई 100-200 के करीब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन किए जाते हैं, उसमें से 2 या 4 से ज़्यादा के ऊपर एक्चुअल अमल दरामद नहीं होता। ये हमारी तारीख रही है। तो पहली बात तो ये है कि ये मुआहदा है, मुआहदा नहीं है, ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। इसके आखिरी पैराग्राफ अगर आप देखें, शायद पैराग्राफ नंबर 12 है, वो ये कहता है कि इस मुआहदे के नतीजे में, इस MOU के नतीजे में जो ओरिजिनल पावर परचेज एग्रीमेंट किया गया है या इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट किया गया है, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी। एक और पैराग्राफ में क्लियरली ये कह रहे हैं कि पहले हुकूमत 600 अरब रुपया जो उसने हमारा देना है वो वापस करेगी, उसके बाद फिर हम बैठेंगे हुकूमत के साथ और फिर कोई एग्रीमेंट की शक्ल इख्तियार की जाएगी। अब पहले 600 अरब हुकूमत पाकिस्तान ने देने हैं, उसके बाद क्या होना है ये फ्यूचर की बात है। 1000 वर्ड हैं पूरे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में, मैंने गिने हैं, और उसमें से 8 मरतबा एक ही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में कोई 13 पैराग्राफ है, उसमें 8 मरतबा फ्यूचर का यानी मुस्तकबिल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। अगर फ्यूचर में कोई तेल की मद में बचत हो गई तो 70% जो है और 30% हुकूमत के पास आएगा। अगर ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट की मद में फ्यूचर में कोई कमी आ गई तो वो 50% हुकूमत के पास जाएगा और 50% IPPs के पास जाएगा। ऐसी कोई बात होने वाली नहीं है। आपने कहा कि ये भी एग्रीमेंट में आ गया है कि हम डॉलर में पेमेंट नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। ये लिखा गया है तो फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे उनमें ये शर्त रखी जाएगी। जो पुराने बन चुके हैं, जो ऑलरेडी बिजली दे रहे हैं, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आ रही। मैंने कहा 8 दफा फ्यूचर 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 का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि फ्यूचर में ये करेंगे, फ्यूचर में ये हो जाएगा, अगर कोई ऑपरेशंस मैनेजमेंट में बचत होगी। यानी कि ये जो कल सारे दिन मीडिया पे खबर चलती रही है फारूक सलीम साहब के अब लोकल मैन्युफैक्चरर्स को डॉलर में पेमेंट नहीं होगी बल्कि रुपए में होगी, आप ये कह रहे हैं कि इस MOU के हवाले से अगर हम देखें तो ये फ्यूचर में जो इन्वेस्टमेंट होनी है, अगर फ्यूचर में कोई IPPs पाकिस्तान में आते हैं तो उनके लिए ये सेटल किया गया है इस MOU में, लेकिन जो मौजूदा IPPs हैं उनके हवाले से क्लॉज अप्लाई नहीं करता। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग? जी, दिस इज रिटन इन द MOU। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये लिखा हुआ है MOU के ऊपर, MOU के अंदर। अच्छा, दूसरी बात एक ध्यान में रख लीजिए कि ये 2002 में जो प्रोजेक्ट्स आए थे, बिजली घर के आए थे, उनके हवाले से ये डिस्कशन हो रही है। उनको ऑलरेडी 18 साल जो हैं वो गुजर चुके हैं, उनकी हम तकरीबन सारी कैपेसिटी पेमेंट कर चुके हैं। तकरीबन पहले 10 सालों में कैपेसिटी पेमेंट निकल जाती है और आखिरी साल जो कुछ बचते हैं उसमें खुद ही ऑलरेडी जो पावर परचेज एग्रीमेंट किया गया है उसमें टैरिफ नीचे आ रहा है।
वो ये MOU करें या ना करें, जो 2002 के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बेतहाशा कैपेसिटी पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी हुई है, तो उसको ये क्रेडिट ले लेना ये कोई पीटीआई के हक में नहीं जाएगा। एक बात बड़ी वाज़ेह है कि ये एग्रीमेंट्स पीटीआई की हुकूमत ने नहीं किए थे। ये जो महंगे एग्रीमेंट हुए हैं, कैपेसिटी चार्जेस सर, कैपेसिटी चार्जेस का मुझे बताइएगा कि क्या कैपेसिटी चार्जेस के हवाले से गवर्नमेंट जो कह रही थी कि पेमेंट अब आईपीपी की कैपेसिटी के मुताबिक नहीं होगी बल्कि जितनी बिजली खरीदेंगे उतने पैसे देंगे, आप कह रहे हैं कि ये भी इस एग्रीमेंट में नहीं है? जी, ये पहले तो ये एग्रीमेंट नहीं है ना, पैसा की एग्रीमेंट नहीं है ये। हाँ जी, एमओयू में आप कह रहे हैं कि नहीं है? एमओयू में ये लिखा गया है कि जो फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स बनेंगे उनके हवाले से ये बात दुरुस्त होगी। एमओयू में ये लिखा गया नहीं, ये एक क्लॉज 8 है जी, क्लॉज 8 एक ये अगर, और ये गवर्नमेंट प्लीज हमें मुसद्दका नकल दे इसकी और साइंड कॉपी दे ताकि हम 100% श्योर हो कि जी ये साइंड कॉपी है। लेकिन अभी जो हमारे पास है मैं उससे पढ़ रहा हूँ, इसमें लिखा है जी ऑल प्रोजेक्ट शेल कन्वर्ट देयर कॉन्ट्रैक्ट्स टू टेक एंड पे बेसिस विदाउट एक्सक्लूसिविटी when competitive trading arrangement is implemented it becomes fully operational। तो ये जो टेक एंड पे बेसिस वाली बात है, क्या ये इस तरफ इशारा नहीं करती है कि जितनी बिजली खरीदेंगे उतनी पेमेंट करेंगे? आप जरा गौर कीजिए, ये क्लॉज ये कह रही है कि जब हुकूमत पाकिस्तान एक कंपेरेटिव मार्केट क्रिएट कर देगी, जिसका मतलब ये है कि बेतहाशा और इदारे या और एंटिटीज ऐसी आ जाएंगी जो बिजली खरीदने के काबिल होगी। ये 70 साल में तो हम कर नहीं सके। ये कंपैरेटिव मार्केट नहीं बनने वाली। ये हुकूमत ने अभी पहला कदम ही नहीं उठाया कंपैरेटिव मार्केट के लिए। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान एग्जिस्ट करती है जो बिजली की खरीदार है। तो यहाँ पे आप गौर कीजिए ये क्लॉज क्या कह रही है। ये क्लॉज ये कंडीशन लगा रही है कि हुकूमत पाकिस्तान एक कंपैरेटिव मार्केट क्रिएट कर लेगी, उसके बाद ये टेक और पे जो मसला है ये हम इसको बदल दिया जाएगा। ये कमर्शियल मार्केट 70 साल में हम कंपैरेटिव मार्केट क्रिएट नहीं कर सके। ये अगले 5 से 10 साल में कोई मंसूबा नहीं है ऐसा कि जब हम एक कंपैरेटिव मार्केट क्रिएट हो जाएगी। तो ये लफ्जों का हेर फेर है। ये जिसने लिखा है आईपीपीज के बिहाफ पे, जिसने लिखा है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, जिसने ये नेगोशिएट किया है, ये बड़ा जबरदस्त लफ्जों का। मुझे इजाजत दीजिएगा, मजहर अब्बास साहब का पॉइंट ऑफ व्यू मैं इस हवाले से ले लूं। मजहर साहब, आपने सारी डिस्कशन सुनी, क्या कहिएगा, आपका क्या कमेंट है इसके ऊपर? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जाहिर है कोई ना इकोनॉमिस्ट हूँ ना इसके हवाले से कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ कि फरूख सलीम साहब ने का एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो सामने आया। लेकिन एक चीज़ तो वाज़ेह है ना बैरिस्टर साहब के पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने जो भी एग्रीमेंट किया उसके नतीजे में आज हमें महंगी बिजली मिल रही है और जो भी सूरत हाल है वो बहुत आसान नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ यही हो रही है कि हम इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ऐसे कर जाते हैं या MOU ही अगर आप समझ लें ऐसे कर जाते हैं कि जो आने वाली हुकूमतों के लिए बर्डन बन जाती हैं। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत से मामलात हैं जिसमें हमने देखा कि अल्टीमेटली चाहे मामलात कोर्ट में गए हों या किसी लेवल पे गए हों, वहाँ आने वाली गवर्नमेंट्स को एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ता है, वो मुश्किलात में फंस जाते हैं। इसलिए इस हवाले से हमें सोचना पड़ेगा कि जब हम कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स करें गवर्नमेंट के लेवल पे तो वो एक ट्रांसपेरेंट हो, पार्लियामेंट की ओवरसाइट उसके ऊपर होनी चाहिए। उस चीज़ में पार्लियामेंट में डिस्कशन से के बगैर, चाहे बहुत से मामलात ऐसे होते हैं जिसमें आप पार्लियामेंट में ओपन डिस्कशन नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम आप इन कैमरा तो कर सकते हैं चीज़ों को। अब ये जो IPPs के इतने बड़े एग्रीमेंट वो कर लिए उन्होंने और बिजली हमको महंगी दे दी गई, इसका कोई भी अकाउंटेबल नहीं हुआ बदकिस्मती से, और यही हमें प्रॉब्लम आ रही है। अब के इलेक्ट्रिक का ये उठा के देख लें आप कि के इलेक्ट्रिक के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है वो लोगों को नहीं पता, क्योंकि वो एग्रीमेंट कभी सरफेस नहीं हुआ, कभी पब्लिक नहीं हुआ। जी सही बात। तो मुझे नहीं पता एज ए सिटीजन जो के इलेक्ट्रिक जो है क्या एग्रीमेंट हुआ है, उन्होंने क्या प्राइवेटाइजेशन के अगर की गई है कि ये सीधे के इलेक्ट्रिक हुई है तो उसके क्या नताइज आने थे, कितने सालों में नताइज आने थे, कितने चीज़ें जो हैं वो इधर से उधर हुई हैं। तो मैं आज भी डिमांड करता हूं कि मुझे ये पता होना चाहिए कि के इलेक्ट्रिक का एग्रीमेंट क्या हुआ है बेसिकली, और इसी तरीके से मुझे एक ब्रेक लेना है। और ये जो मजहर साहब बात कर रहे हैं,
अब जो बात करें इसके बावजूद है कि आर्टिकल 19A कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करता है और राइट टू इंफॉर्मेशन के हवाले से बाकायदा तौर पर एक एक्ट भी पार्लियामेंट पास कर चुका है मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में, और हर शहरी का, हर पाकिस्तानी सिटीजन का ये हक है कि गवर्नमेंट जो भी डील साइन कर रही है रियासत पाकिस्तान के बिहाफ पे, शहरी को वो मालूमात मिलनी चाहिए और उसे पता चलना चाहिए कि क्या नेगोशिएशन हो रही है। लेकिन जो बात फारूक सलीम साहब ने कर दी, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अगर ये सुन रहे हैं तो प्लीज इसका जवाब हमें दें, क्योंकि कल सारा दिन आप लोगों ने इस बात का क्रेडिट लिया है कि हमने रीनिगोशिएट किए हैं मुआहदे और अब रीनिगोशिएशन के नतीजे में डॉलर्स में पेमेंट नहीं करेंगे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को, बल्कि रुपए में करेंगे। लेकिन फारूक सलीम साहब कह रहे हैं कि फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से ये क्लॉज अप्लाई होता है जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट ने साइन किया। और दूसरी बात जो गवर्नमेंट क्रेडिट लेती रही है कि कैपेसिटी चार्जेस पे पेमेंट नहीं होगी, अब जितनी बिजली खरीदेंगे उतनी पेमेंट करेंगे, इसको भी फारूक सलीम साहब कह रहे हैं कि नहीं लिखा हुआ MOU में। फारूक साहब डिनाई कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो इस तनाजुर में लिखा है कि जब गवर्नमेंट एक कंपेटिटिव मार्केट बना लेगी, क्रिएट कर लेगी, उसके बाद इसका इतलाक होगा, और वो कंपेटिटिव मार्केट 70 साल से 72 साल से नहीं मिली है। तो अगर ये ऐसे ही है तो भी हमें बताएं, और अगर नहीं है तो फिर क्लैरिफिकेशन दें, आप क्रेडिट किस बात का ले रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू न्यूज़ बीट। सईद काजी साहब, मुझे फरमाइएगा कि एक तो ये IPPs के हवाले से आप ज़रूर कमेंट कर दीजिए, दूसरा कल जरदारी साहब की पेशी है नायब अदालत में तोशा खाना रेफरेंस में, और एक दिन पहले की जो डेवलपमेंट है CEC की जो मीटिंग हुई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसमें जरदारी साहब के बड़े अहम रिमार्क सामने आए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से। एक तो उन्होंने कहा कि ये नाकाबिले एतमाद हैं, दूसरा उन्होंने ये कहा कि हम साथ मिलाते हैं वो डील करके PTI की B टीम बन जाते हैं, तीसरी उन्होंने की कि APC में ये जो ताख़ीर हुई है ये भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की वजह से हुई है। तो अब ये ऑपोजिशन जो कि पहले ही हमें लगता था कि सही ऑपोजिशन नहीं है और गवर्नमेंट को कोई टफ टाइम नहीं दे रही है, तो आने वाले दिनों में मज़ीद इनमें अगर तकसीम पैदा होती है तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट के लिए तो एक खुला मैदान है परफॉर्म करने के लिए। पहले जरा IPPs के बारे में, ये IPPs के बारे में जो MOU आया है इसके बारे में अंदरूनी खाना बातें ये हो रही हैं कि ये किसी NRO की साइनिंग की मुतरादफ होगा, क्योंकि जिस तरह डॉक्टर फारूक सलीम साहब ने दुरुस्त फरमाया कि अप फ्रंट वो पैसे लिए जा चुके हैं कैपेसिटी पेमेंट के हवाले से, और जो आप बाकी बात आपने कर दी, मगर कुछ बात मैं ऐड कर दूँ। 2012 की फाइनेंशियल टाइम्स की जो एक रिपोर्ट थी जिसमें इन मुआहदों के बारे में खबर छपी थी और उसका हेडलाइन था पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस अ केस ऑफ फेल्ड प्राइवेटाइजेशन। मैं उसको कोट कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि ये मुआहदे तो कौमी राज हैं, किक बैक हमेशा कौमी राज होता है। बहरहाल वो ये थे कि 20 रुपये 20% के साथ कोलैटरल 20% था, 80% बैंक की फाइनेंसिंग थी। 80% बैंक की फाइनेंसिंग मैंने और आपने देनी थी, फाइनेंशियल टाइम्स कोट कर रहा हूँ डॉक्टर मुनीर कमाल को। अच्छा, उसके बाद इनपुट जो था यानी फर्नेस ऑयल वो भी हमने देना था, वो भी हमने, वो पढ़ के सर पीट उठता है आदमी कि ये मुआहदे हुए थे इन मुआहदों के। अच्छा, फिर आपकी 18 से 22% उस वक्त आपका जो रेट ऑफ रिटर्न था वो तय कर दिया गया था, जो होते होते 40-50% पहुंच गया। और चूंकि कैपेसिटी पेमेंट की आपने शिक रखी थी, लिहाजा बिजली ना पैदा करना और लोड शेडिंग पैदा करना ज्यादा प्रॉफिटेबल था। और उसका ये तो 70-60, ये डॉक्टर साहब बताएंगे, कुछ $75 बिलियन का कहते हैं टीका लगा हमें ये इन पिछले सालों में। ये तो एक टीका है जो हमने जेब से पैसे ब्लीड होते रहे, $1.5-2 बिलियन पर ये डान की फिगर कोट कर रहा हूं। मगर इसकी वजह से जो हमारी इंडस्ट्री तबाह हुई, जो जहाँ से लोग भाग गए, इंडस्ट्री लगाने वाले लोग जो इंडस्ट्री बंद करके रियल एस्टेट के सट्टे में जाके प्रॉफिट कमा रहे थे, या ये जो जुआ खाना कराची में है जिसे आप कसिनो की ये जो है, क्या माफ़ी चाहता हूँ, ये स्टॉक एक्सचेंज, उधर लोग चले गए। तो यहाँ पूरा एक इसको डी इंडस्ट्रियलाइज किया गया, कंज्यूमर सोसाइटी में तब्दील किया गया और डेफिसिट फाइनेंसिंग की, हमने लोन लेके 125 अरब रुपए का लोन चढ़ा दिया। अच्छा, ये इनकी हालत देखें, इनमें से इस मुल्क को जो चला रहे थे उसका जो अजर किया वो देख लें, इनकी मालियात और इनका ग्रोथ रेट देखें, इनमें से एक एक का बिजनेस हाउस बाहर निकालें। ये जो इस मैशत के और इस निज़ाम के बड़े दाई हैं, इनसे पूछें, ये 25 से 30% सालाना पे ग्रो कर रहे थे और पाकिस्तान की मैशत 2 और 3% पे जलील हो रही थी, और दोनों मैशतें ये चला रहे थे। तो मैं समझता हूँ ये ना करें, इनको खाने दें, हम नहीं अगर कुछ कर सकते तो। एक बात ये, अब रही जरदारी साहब की बात। जरदारी साहब, क्या आज आपको पता चला है
बैन ही यही लफ्ज़ आप यहाँ पे जलसे में कह चुके हैं, इनके बारे में जो लफ्ज़ कहे, और फिर आपके फरजंदे अर्जुमंद जाते हैं लाहौर में और कहते हैं कि इनकलाब शहबाज शरीफ साहब करेंगे, वो डर जाते हैं कि ये कहीं सच तो नहीं कह रहे, वो कहते नहीं 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 जवान आदमी तुसी कर लो। तो ये ड्रामा ना करें, ना आप दोस्त सिंसियर हैं, ना आपकी दुश्मनी सच्ची है, ना दोस्ती सच्ची है। हाँ, एक बात सच्ची है और वह ये कि मुस्लिम लीग नून का जन्म पीपल्स पार्टी और उसकी तहरीक को ख़त्म करने और बर्बाद करने के लिए हुआ था, और आपका जो तल्लुक मुस्लिम लीग नून से बना वो किस ऑफ डेथ था। और आपकी पार्टी का जो फैसला हुआ कि आप भी सरमाए की विकेट पे खेलेंगे नवाज शरीफ की तरह, तो नवाज शरीफ साहब से अच्छा सरमाए की विकेट पे कोई नहीं खेल सकता। उसने आपका बुरकस निकाल दिया। सिंध में गवर्नमेंट है आपकी, मगर आपकी गवर्नमेंट लड़काने में रह जाएगी, क्योंकि आपने नज़रियात को छोड़ा और आपने सरमाए और इन बड़े बड़े लोगों को पार्टी उनके हवाले कर दी और उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का जरिया बना दिया। तो मैं समझता हूं कि आईपीपी वाला काम भी फ्रॉड हो रहा है बिल्कुल। या जी सर, जी ठीक है, मेरे पास वक्त कम है। सईद कायद साहब, फारूक साहब, ये जो अब आईपीपीज़ वाली बात आप कर रहे हैं, ये तो टोटली उससे डिफरेंट है जो कल सारा दिन मीडिया में बात हुई है। और प्राइम मिनिस्टर की अगर मैं तकरीर याद करूं 14 अगस्त की, उन्होंने तो बाकायदा तौर पे आईपीपीज़ के हवाले से कौम को एतमाद में लेते हुए ये कहा कि आने वाले दिनों में अब हालात बेहतर हो जाएंगे क्योंकि हमने इन मुआहदों को रीनेगोशिएट किया है। और उन्होंने बाकायदा बताया कि हमारी इंडस्ट्री, जैसे कि सईद काजी भी अभी कह रहे थे, तबाही इस वजह से हुई है क्योंकि बिजली पाकिस्तान में खित्ते में सबसे महंगी मिलती थी। और एक स्टडी का हवाला मैं कल दे रहा था कि बांग्लादेश हो या इंडोनेशिया हो, हिंदुस्तान हो या श्रीलंका हो, इन सब जगहों से पाकिस्तान में बिजली 28% ज़्यादा महंगी है। और इसी वजह से वहाँ पे इंडस्ट्री, सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी पाकिस्तान से बांग्लादेश में ट्रांसफ़र हो गई, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में चले गए। ऐसे भी यहाँ पर सेठ हैं जिन्होंने इंडिया में बांग्लादेश में इंडस्ट्री लगाई हुई है क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, क्योंकि बिजली वहाँ पे सस्ती है। तो फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो, क्या प्राइम मिनिस्टर को मिसगाइड किया जा रहा है? प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता इन बातों का? साहब, आपने इस प्रोग्राम के दौरान कोई आधा दर्जन दफा रीनिगोशिएट ये टर्म इस्तेमाल की है, ये लफ्ज इस्तेमाल किया है। MOU का क्लॉज नंबर 12 है। आप बैरिस्टर हैं, मैं नहीं हूँ, आप मुझे बता दीजिए, मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ और मुझे समझा दीजिए कि इसका मतलब क्या है। ये मेरे पास वक्त बड़ा कम है। मैंने मजहर साहब का भी लेना है पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए आप बता दें, जो आप उसकी समरी बता दें प्लीज। Shall not be construed as an alteration or amendment to the power purchase agreement. इसको जरा उर्दू में समझा दें। सही है, ठीक है। जी सही है। वो कह रहे हैं कि ये MOU है और इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो पावर परचेज एग्रीमेंट था या ये उसका कोई ऑल्टरनेटिव है या उसको एक नेमल बदलना है। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है और इसी क्लॉज में आगे ये भी लिखा हुआ है कि इस अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आने वाले दिनों में जो है एग्रीमेंट किया जाएगा। और ये MOU जो है, इससे ये मतलब नहीं है कि जो असल पावर परचेज एग्रीमेंट था वो तब्दील हो चुका है, ये भी लिखा हुआ है इसके अंदर। और ये MOU 6 महीने तक जो है वैलिड है, ये भी इसके अंदर लिखा हुआ है। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं। आपको अच्छा, मेरा ख्याल है फारूक साहब, आपसे ही पूछ रहा हूं, आप ही का कमेंट ले। जी दोहरा दीजिए, पहुंचा नहीं सवाल। अच्छा चलिए, वो मेरे पास वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। मज़हर अब्बास साहब, जरदारी साहब की कल जो पेशी है, इसके हवाले से मुझे बताइएगा कि आप क्या देख रहे हैं। अब आने वाले दिनों में अपोजिशन मज़ीद तकसीम होने जा रही है, ख़ासतौर पे जरदारी साहब के वो वाले स्टेटमेंट्स के जी ये बी टीम बन जाते हैं PMLN वाले, PTI के। देखिए, ये एक हिस्ट्री रही है PMLN और पीपल्स पार्टी की डिस्ट्रस्ट की, और मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब इस वक्त जो कर रहे हैं, बल्कि 2018 के इलेक्शन से पहले जो बलूचिस्तान में उन्होंने खेल किया, उसके बाद उन्होंने मुसलसल जो वो किया, वो अपना वो गालबन वो रिवेंज ले रहे हैं PMLN से, जो 2013 और 2015 में कराची ऑपरेशन जो हुआ उसके दौरान उनके जो दोस्त कुछ गिरफ्तार हुए, उसका गालबन वो। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि PMLN छुरा घोंप रही है। अब PMLN की भी बहुत सी कंसर्न है, तो पीपल्स पार्टी ने भी कई जगहों पर डिस्ट्रस्ट किया है। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, जो आपने रज़ा रब्बानी को कोट किया। रज़ा रब्बानी बहुत हमारे दोस्त हैं, अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं,
जब वो ये बात करते हैं कि कराची के हवाले से खुद मुख्तारी उसकी बात करते हैं, और जाहिर है कोई भी नहीं चाहता कि कराची सिंध से अलग हो, जाहिर है सिंध का दारुल खिलाफा हो, लेकिन रज़ा रब्बानी पूरा सच बोला करें। रज़ा रब्बानी अगर ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहते कि उन्होंने किस वजह से इस्तीफ़ा दिया था कि जब जो पार्लियामेंट गवर्नमेंट थी वो सेंटर से प्रोविंस को तो वो इख्तियारात मांगती है, लेकिन प्रोविंस से मकामी हुकूमतों को इख्तियारात की जब बात आती है उसी 18वीं की तरमीम के तहत, तो ना रज़ा रब्बानी चीखते हैं ना कोई और चीखता है। तो जब हम 18वीं तरमीम की बात करते हैं तो हमें टोटल 18वीं तरमीम की बात करनी चाहिए। अब जरदारी साहब के बयान से साफ जाहिर होता है कि ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त बिल्कुल हो गया। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। और हमारा जो ट्विटर अकाउंट है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। और फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।